a jolt and then you'll die. चलिए अस्सलाम वालेकुम। आज अपना हम ना प्रकाश और प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का चौथा लेक्चर देखते हैं और ये आखिरी लेक्चर होगा। अब इसके अलावा हम एक और लेक्चर लेंगे जिसमें हम सिर्फ सवाल करेंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का, और ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा आज इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। चलिए आज का हेडिंग है हमारा लेंस, क्योंकि हम अपवर्तन ऑलरेडी क्या है देख चुके थे, ग्लास स्लैब भी देख चुके थे और प्रिज्म भी देख चुके थे और क्रांतिक कोण भी और कुल आंतरिक परावर्तन भी हम देख चुके थे। तो आज का हमारा टॉपिक है लेंस। लेंस अगर आप देखोगे तो लेंस आपको मिलेगा दो तरीके का लेंस होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास उत्तल लेंस और एक होता है हमारे पास अवतल लेंस। उत्तल और अवतल लेंस, अगर इसकी बहुत बहुत क्या है मूल बात की जाए कि मूल बातों में से हमारे पास इसके क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। एक होता है f1 और एक होता है 2f1, और ये वो वाला हिस्सा है जहां से अपवर्तन होता है, जहां से क्या होता है अपवर्तन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक, ऐसे ही यहां पर क्या मिलेगा आपको f2 मिलेगा और यहां पर आपको मिलेगा 2f2। ये आपका बिल्कुल ऐसे ही आपका क्या है अवतल लेंस का भी मिलेगा f1 और 2f1, और इसका मिलेगा f2 और 2f2। तो सर यहाँ पर क्या दो फोकस होते हैं ना? यहाँ पर दो फोकस लग रहा है कि दो फोकस है, क्योंकि देखिए सीधी बात है कि ये एक क्या है कर्व है, तो इसका एक केंद्र होगा, तो इसलिए इसका एक क्या होगा फोकस होगा। ऐसी इसका भी एक फोकस होगा, लेकिन इसमें से कोई एक होगा जो कि मुख्य फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस वो फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस वो कहलाता है कि अगर कोई समांतर किरण क्या हो अपवर्तित होने के बाद जिस बिंदु से पास होती है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य फोकस। यानी कि आपके उत्तल लेंस के अंदर f2 जो होता है वो मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। अच्छा ये गौर से देखो इसमें ना, अच्छा अभी बता रहा हूं कि ये मुख्य फोकस की खास बात क्या है। ऐसे ही आपको क्या मिलेगा, अवतल मिलेगा। तो अवतल में ऐसे किरणें आएंगी, समांतर किरणें आएंगी, यहां से क्या हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी अभिसारी की अपसारी। ये हो गई अपसारी। अब आगे कहीं मिलेगी नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ मिलाएंगे, तो ये बिंदु होगा आपका मुख्य फोकस। क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। तो आपके उत्तल लेंस के अंदर जो f2 होता है वो मुख्य फोकस होता है, और जो आपके अवतल लेंस होता है उसके अंदर आपका f1 क्या होता है, मुख्य फोकस। गौर से देखो इन दोनों के मुख्य फोकस में क्या अंतर है। ये मुख्य फोकस ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्या है किरण आके मिल रही है, तो ये कहलाता है आभासी मुख्य फोकस। क्या कहलाता है? आभासी मुख्य फोकस। आभासी मुख्य फोकस। ठीक, ऐसी ये कहलाएगा वास्तविक मुख्य फोकस। ये क्या कहलाएगा? वास्तविक मुख्य फोकस, क्योंकि इसमें किरणें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं, और इसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं इसी वजह से। और सुनो, और खास बात देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा कि जो आपका उत्तल लेंस है, ये आपका कौन सा है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस जो होती है वो कौन से, क्या नाम है, किस नेचर की होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति होती है अभिसारी। कौन सी होती है? अभिसारी, या अभिसरण करने की प्रक्रिया होती है इसकी, अभिसरण करने की प्रक्रिया होती है, अभिसरण करने की प्रकृति होती है, और ऐसी ही आपका जो अवतल लेंस है, कौन सा अवतल लेंस की क्या होती है प्रकृति, ये होती है अपसारी, या अपसरण कह दो आप, अपसरण करने की प्रकृति होती है। ये आपको पहली ही क्लास में आपको बता दिया था प्रकृति। अपसरण क्या होता है और अभिसरण क्या होता है, कि जब किरणें आपस में क्या हो, किसी एक बिंदु पर आके मिले, उसको बोलते हैं हम लोग अभिसरण या फिर अभिसारी किरणें। और जब आपकी क्या हो, किरणें दूर दूर जाएं, जैसे आपका अवतल लेंस यहां से आकर इसको दूर भेज दिया, तो इसी को क्या बोलते हैं, अपसरण करने की क्षमता, या फिर अगर किरण की बात करेंगे तो बोलेंगे अपसारी किरणें। और ये हो जाएगा कि इसने किरण को क्या कर दिया, एक किसी बिंदु पर आके मिला दिया, इसको क्या कर दिया, मोड़ दिया, तो इसको हमने क्या बोला, दैट इज आपका क्या है, अभिसारी किरण और अभिसरण करने की क्षमता। ये हो गया आपका उत्तल लेंस। अब हमारे पास डालो
किरण आरेख के नियम। तो लेंसेज के क्या है, किरण आरेख के नियम, जिससे हम आपके अलग अलग प्रतिबिंब बनाएंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं क्या, किरण आरेख के नियम, फिर हम लेंस के क्या देखेंगे, आपके प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे, और प्रतिबिंब निर्माण के बाद क्या करेंगे, फिर हम आपका लेंस सूत्र देखेंगे, और फिर हम लेंस की क्षमता पर बढ़ते हैं। तो पहले डालो किरण आरेख के नियम। आओ देखते हैं किरण आरेख के नियम क्या है। आपको किरण आरेख के नियम जो मिलेंगे, किरण आरेख के नियम, किरण आरेख के नियम देखो, पहला किरण आरेख का नियम हम उत्तल लेंस का देखते हैं। किसका देखते हैं, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का वही, जैसे आपके पास उत्तल क्या नाम है, जैसे आपके पास अवतल दर्पण के सारे आरेख नियम थे, वैसे ही इसके भी क्या है, आरेख नियम है। और जैसे अवतल दर्पण के आपके प्रतिबिंब निर्माण था, वैसे ही इसका भी प्रतिबिंब निर्माण कैसा होता है, बिल्कुल समान होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, बस हल्का फुल्का सा अंतर होता है। क्योंकि सीधी बात है, इसमें दो फोकस हैं, उसमें क्या था, फोकस था, और आपका क्या था, वक्रता केंद्र था। तो इसीलिए यहाँ पर क्या थोड़ा सा फर्क है, तो बहुत हल्का फुल्का फर्क मिलेगा, बाकी सब कुछ आपको क्या मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा। और देखते हैं, तो पहला आरेख, पहला क्या है, पहला नियम यह है कि अगर कोई भी किरण अनंत से आती है तो वो समांतर आती है। हम यहाँ मान रहे हैं कि वो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। और ये रहा, यहाँ से अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के बाद किसी एक बिंदु से जाएगा, और उस बिंदु का नाम क्या होगा, फोकस। उस बिंदु का नाम क्या होगा, फोकस। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, आओ हम इसी के साथ साथ ना अवतल का भी देख लेते हैं। अवतल का भी पहला नियम देख लेते हैं, दोनों का साथ साथ ही देख लेते हैं। अवतल का भी क्या होगा, अगर कोई समांतर किरण आएगी तो ये क्या हो जाएगी, ऐसी चली जाएगी, तो ये लगेगा कि किसी एक बिंदु से आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा, पहला नियम। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम इसका जस्ट उल्टा। दूसरा नियम क्या है, इसका जस्ट उल्टा, कि अगर कोई बिंदु फोकस से आ रही है, अगर कोई बिंदु फोकस से आ रही है, तो यहां से अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसका जस्ट क्या है, विपरीत। अरे इसका जस्ट क्या है, विपरीत। आप ऐसी देखो अगला, इसके अंदर आप तीसरा नियम देखोगे, तो तीसरा नियम में आपको क्या मिलेगा, कि अगर कोई किरण कैसे जाए, प्रकाशिक केंद्र से जाए, अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से जाए, तो वो बिना किसी अपवर्तन के क्या हो जाएगी, चुपचाप पास हो जाएगी, बिना किसी अपवर्तन के क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो ये आपके कुछ किरण आरेख के नियम है उत्तल लेंस के, ठीक है। ऐसी अवतल लेंस के देखो, अवतल लेंस का हमारे पास एक तो यही है। दूसरा क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, कि जब आप फोकस से करोगे तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और तीसरा क्या है, जब प्रकाशिक केंद्र से आप पास करोगे तो क्या हो जाएगा, बिना किसी अपवर्तन के चुपचाप चली जाएगी। तो ये कुछ किरण आरेख के नियम है। अब अगला हेडिंग डालो, प्रतिबिंब निर्माण उत्तल लेंस से। चलिए हम देखते हैं लेंस का, लेंस द्वारा क्या नाम है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे तो हमारे पास जो वस्तु रखने की जगह है, बिल्कुल जैसे हमारे पास अवतल दर्पण के साथ 6 केसेस थे, वैसे ही उत्तल लेंस के साथ कितने हैं, 6 केस हैं। तो पहला केस है केस नंबर 1 या केस नंबर 1। केस नंबर क्या बोलता है, 1, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसका प्रतिबिंब आपके अवतल दर्पण में कहाँ बन रहा था, फोकस पर। तो वैसे यहां भी कहां बनेगा, फोकस पर ही बनेगा। और वो कौन से फोकस पर बनेगा, तो मुख्य फोकस पर बनेगा। आओ देखते हैं कैसे। तो पहला समांतर किरण ले लो, समांतर किरण कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। कैसे जाएगी, फोकस से। ऐसे ही आप दूसरा किरण ले लो, दूसरा किरण लोगे नीचे से, तो ये भी क्या हो जाएगी, समांतर जाएगी, मतलब मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। तो दर्पण क्या नाम है, आपके अपवर्तन होने के बाद कहां से जाएगी, इस बिंदु से जाएगी। और इस बिंदु पर क्या है, फोकस। और ये कौन सी बिंदु है, मुख्य फोकस है। यानी कि आपका जो प्रतिबिंब, यानी कि जो आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है या छवि बन रही है, वो छवि कहां बन रही है, छवि बन रही है F2 पर। तो छवि F2 पर बनेगी, छवि F2 पर बनेगी। कैसी बनेगी, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक के साथ हमेशा क्या आता है, उल्टा आता है। तो वास्तविक तथा उल्टा, ठीक। और कैसा है, बिंदु आकार का। और कैसा है, तो बिंदु आकार का। ये आपका है पहला केस।
ठीक, दूसरा केस क्या है, जब वस्तु कहाँ रखा हो, 2f1 के परे या फिर अनंत और 2f1 के बीच में। तो ये हेडिंग डालो केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोलता है, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत और या फिर डायरेक्टली लिखो 2f1 से परे, 2f1 से परे हो। अगर 2f1 से परे है तो आपका प्रतिबिंब आपकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी वो देखो, ये रहा आपका f1, ये रहा आपका 2f1, ये रहा आपका f2 और ये रहा आपका 2f2। तो यहां रख दो वस्तु, इस वस्तु से पहली किरण कैसी ले लो, समांतर। इस वस्तु से पहली किरण समांतर लोगे तो ये कहां जाएगी, कहां से जाएगी, तो फोकस से जाएगी। ये बिल्कुल किरण आरेख के नियम से ही हम देख रहे हैं। तो किरण आरेख के नियम से क्या है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। दूसरी किरण कहां से ले लो आप, दूसरी किरण ले लो फोकस से। अरे दूसरी किरण फोकस से ले सकते हो या फिर आप प्रकाशिक केंद्र से ले सकते हो। फोकस से लोगे तो कहां से जाएगी, ये आपके मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तो कहां मिली, ये मिला f1 और f2 और 2f2 के बीच में। तो यानी कि प्रतिबिंब कहां बन रही है या छवि कहां बन रही है, छवि f2 और 2f2 के बीच में बन रही है, f2 और 2f2 के बीच में। ठीक, और कैसी है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। और कैसी है भैया, आपके वस्तु से क्या है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। ठीक, अगला देखो केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या बोलता है, जब वस्तु कहां हो, अरे जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु आपके 2f1 पर हो, जब वस्तु कहां हो 2f1 पर। तो ये बिल्कुल ना आपके कहां हो, ये बिल्कुल आपका 2f1 पर हो। ये बिल्कुल ना अवतल दर्पण के अंदर जैसे हमारा वस्तु C पर था तो प्रतिबिंब C पर बन रहा था, वैसे ही जब वस्तु 2f1 पर होगा तो इसका भी प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f2 पर ही बनेगा। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे बनता है 2f2 पर। तो ये रहा आपका लेंस और इस लेंस में ये रहा आपका प्रकाशिक केंद्र, ये रहा आपका f1 और ये रहा आपका 2f1, ये रहा आपका f2 और ये रहा आपका 2f2। ठीक, पहली किरण देखो, ये रहा आपका वस्तु, पहली किरण कैसी ले लो, समांतर। समांतर किरणें कहां से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। ठीक, दूसरी किरण कौन सी ले लो, दूसरी किरण आप फोकस से ले लो, दूसरी किरण आप फोकस से ले लो। तो ये कहां से जाएगी, ये जाएगी यहां से। तो कहां मिल रही है, ये मिल रही है आपके 2f2 पर। अरे कहां मिल रही है, 2f2 पर। यानी कि प्रतिबिंब या छवि कहां बनेगी, छवि आपके 2f2 पर बनेगी, छवि आपके 2f2 पर बनेगी। और कैसी बनेगी, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। और क्या है भैया, वस्तु के समान आकार का, कैसा है, वस्तु के समान आकार का। यानी कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा और उल्टी होगी। इसको उतार लो। ये है हमारे 3 केस। अब हम अगला केस देखते हैं, जब वस्तु कहां हो, आपके 2f1 और f1 के बीच में है। ठीक है, केस नंबर 4, जब वस्तु कहां हो, f1 और 2f1 के बीच में। ठीक, केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है, जब वस्तु कहां हो, 2f1 और f1 के बीच में, f1 के बीच में। अगर बीच में है तो देखो इसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगी। ये रहा आपका लेंस, ये रहा आपका f1, ये रहा आपका 2f1, ये रहा आपका f2 और ये रहा आपका 2f2। इसमें वस्तु यहां पर है तो पहली किरण कैसी ले लो, समांतर। कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी किरण कैसी ले लो, आप ले लो मुख्य, आप कहां से ले लो, यहां से ले लो। तो देखो कहां टकरा रही है, 2f1 से परे। तो इसका प्रतिबिंब या छवि कहां बनेगी, छवि बनेगी 2f2 से परे। छवि कहां बनेगी, 2f2 से परे। और कैसी है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। और क्या है, वस्तु से क्या है, वस्तु से बड़ी है, वस्तु से बड़ी है। ये हो गए आपके 4 केस।
केस नंबर 5 क्या होगा, जब वस्तु कहाँ हो, F1 पर। जब वस्तु कहाँ हो, F1 पर, बोले तो फोकस पर है। तो जब गौर से देखो, जब वस्तु अनंत पर थी तो कहाँ बन रही थी प्रतिबिंब, फोकस पर। अब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बननी चाहिए, फोकस पर सॉरी अनंत पर बननी चाहिए। कैसी बननी चाहिए, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर है तो वस्तु जब अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, और तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर वस्तु आपके फोकस पर हो जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, अनंत पर। तो केस नंबर 5, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु आपके F1 पर हो। जब वस्तु F1 पर होगा तो इसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगी वो देखो। केस नंबर 5, ये रहा आपका F1, ये रहा आपका 2F1, ये रहा आपका F2 और ये रहा आपका 2F2। तो ये रहा आपका वस्तु। इस वस्तु से पहली किरण कैसी ले लो, समांतर। कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी किरण कैसी ले लो, दूसरी किरण ले लो आप प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से ले लोगे तो ऐसे चली जाएगी चुपचाप। तो गौर से देखो, ये दोनों किरणें कैसी हैं, समांतर। और समांतर किरणें कहां मिलती हैं, अनंत पर। कहां मिलती हैं, अनंत पर। तो इसमें छवि कहां बनेगी, छवि या प्रतिबिंब कहां बनेगी, छवि अनंत पर बनेगी। अरे कहां बनेगी, अनंत पर। बहुत बढ़िया। और कैसी है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। और कैसी होगी, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक। आखिरी केस देखो, केस नंबर 6। 6 बोलो, 6 बोलो, जो बोलना है वो बोलो। केस नंबर 6 क्या कहता है कि जब वस्तु कहां होगी, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। जब वस्तु कहां हो, केस 6, जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु F1 और O के बीच में हो, O के बीच में हो। वस्तु F1 और O के बीच में। ये रहा आपका अवतल लेंस, उत्तल लेंस F1, 2F1 और ये रहा आपका O। ये रहा आपका F2 और ये रहा आपका 2F2। ठीक। अब वस्तु कहाँ है, यहां पर। तो पहली किरण कैसी, समांतर। कहां से जाएगी, फोकस से। कैसे जाएगी, फोकस से। दूसरी किरण कैसी ले लो, दूसरी किरण ले लो आप ये ऐसी, यहां पर ऐसे। तो गौर से देखो, ये दोनों किरणें कैसी हैं, अपसारी किरणें हैं। तो अपसारी किरणों को जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आगे ये और उनके बीच की दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हम इनको क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। पीछे की तरफ बढ़ाने के बाद कहाँ मिली, ये इधर मिली कहीं। अब यहां ये नहीं बोलेंगे कि F1 और 2F1 के बीच में ना, इसमें बोलेंगे वस्तु के समान, क्या है, वस्तु के समान दिशा में। तो जिधर की तरफ वस्तु होगी उधर ही की तरफ क्या बनेगा, प्रतिबिंब। छवि कहां बनेगा, छवि वस्तु की तरफ बनेगा। छवि कहां बनेगा, वस्तु की तरफ या वस्तु की ओर बनेगा। जो बोलना है वो बोल लो, वस्तु की तरफ या ओर बोल लो बनेगा। ठीक। कैसी होगी, ये वास्तविक बनेगी क्योंकि ये मिलती हुई दिख रही है। तो क्या होगी, सॉरी वास्तविक नहीं, आभासी होगी, क्योंकि मिलती हुई दिख रही है इसलिए कौन सी बनेगी, आभासी। और आभासी के साथ हमेशा क्या आता है, सीधा। तो आभासी तथा सीधा। और क्या है हमारे पास, क्या है, वस्तु से क्या है, बड़ा है। वस्तु से कैसा है, बड़ा। या इसी को हम बोलते हैं आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आवर्धित प्रतिबिंब। तो ये हमारे लेंस की क्या हो गए, 6 केसेस हो गए। अब हम देखते हैं अपना अवतल दर्पण, अवतल लेंस के क्या 2 केसेस। इसको उतार लो फिर मिटाते हैं। चलिए, अगर आप देखिए इसमें ना एक चीज अभी हम देखते हैं, थोड़ा सा आसान तरीके से कैसे याद रखते हैं उसको, कि अब भैया हम 6 के 6 केसेस को इतनी जल्दी से कैसे याद कर लेंगे अगर हमारे पास याद उसको नहीं है। तो ये रहा F1 और ये रहा आपका 2F1, ये रहा आपका F2 और ये रहा आपका 2F2। तो पहला केस तो यही है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। दूसरा का क्या है, जब 2F1 से परे हो। तीसरा क्या है, जब वस्तु 2F1 पर हो। चौथा क्या है, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में हो। पांचवा क्या है, जब वस्तु F1 पर हो। और छठा क्या है, जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। तो ये हमारे पास 6 केसेस है जब वस्तु कहाँ हो,
यहाँ हो। तो इन 6 केसेस के हिसाब से हमारा जो प्रतिबिंब बनता है कि जब वस्तु अनंत पर है तो इसकी जो प्रतिबिंब बनती है वो F2 पर बनेगी। ये रहा पहला केस। दूसरा क्या है, जब 2F1 से परे है तो इसमें प्रतिबिंब बनेगी F2 और 2F2 के बीच में। तीसरा क्या है, जब 2F1 पर है तो आपकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, 2F2 पर बनेगी। चौथा क्या है, जब 2F1 और F1 के बीच में है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनती है वो 2F2 से परे बनती है। पांचवा क्या है, जब आपके F1 पर है तो इसमें पांचवा क्या चला जाता है, अनंत। अरे पांचवा कहाँ चला जाता है, अनंत पर। ये हो गए 5 केसेस। अब छठा केस क्या है कि जब आपका वस्तु कहाँ हो, F1 और प्रकाशिक केंद्र पर हो तो इसमें कहीं बीच में बनता है। ये रहा छठा केस। तो ये आपके 5 केस को कैसे याद रखना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बस छठे केस में जब आपका क्या हो, वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो तो वस्तु की तरफ कहीं बना देना, और वस्तु की तरफ क्या आ जाएगा, इसमें V जो आ जाएगा वो माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसको उतार लो और फिर हम बढ़ते हैं अपने उत्तल, क्या नाम है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, क्या बेटा, अवतल लेंस। हाँ, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो अवतल लेंस में हमारे पास 2 ही केस बनते हैं। पहला केस क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। अरे जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। तो जब अनंत पर होगा तो उससे जो क्या नाम है, किरण आएगी वो कैसी आएगी, हम मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं तो ये ऐसी चली जाएगी। अरे कहाँ से चलेगी, ऐसे। तो इनको हम इसको ऐसी दूसरी रे ले लो, यहां से आई और ऐसे चली गई। तो ये दोनों किरणें कैसी हैं, ये दोनों किरणें अपसारी किरणें हैं, तो आगे कहीं मिलेंगी नहीं। तो हम इनको क्या करेंगे, पीछे की तरफ मिलाएंगे। तो पीछे की तरफ मिलाने के बाद हमें लगेगा कि कहां से आ रही हैं, ये फोकस से आ रही हैं। तो इसमें वस्तु कहां बनेगी, इसमें छवि या प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो छवि बनेगा F1 पर। कहां बनेगा, F1 पर। कैसी है, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। और कैसा है, बिंदु आकार का। और कैसा है, तो बिंदु आकार का। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या है, जब ये पहला केस है जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। केस नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक। केस नंबर 2 क्या कहता है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, कहीं भी। ठीक है। केस नंबर 2 क्या कहता है, जब वस्तु अनंत, हाँ, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच पर, केंद्र के बीच में हो। कहाँ हो, बीच में हो। आओ देखते हैं बीच में। ये रहा आपका प्रकाशिक केंद्र, ये रहा आपका F1 और ये रहा आपका 2F1, ये रहा आपका F2 और ये रहा आपका 2F2। ठीक। इसमें मान ले रहा हूं मैं वस्तु जो है यहां पर है। वस्तु कहां है, यहां पर है आपके F1, मतलब ये यहां पर। आप ये मत बोलो कि F1 और 2F1 पर, बस इतना बोलो कि वस्तु अनंत और F1 और अनंत और O के बीच में हो, या अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। तो पहला किरण कैसा ले लो, अरे यार ये तो क्या बन गया, ये तो उत्तल बन गया। हमें तो बनाना है अवतल का, बनाना है ना, तो बनाओ अवतल। ठीक। तो अब किरण आएगी, किरण कैसी चली आएगी, ऐसे ही। दूसरी किरण कैसी ले लो दूसरी किरण ले लो प्रकाशिक केंद्र से, तो वो ऐसे चुपचाप पास हो जाएगी। तो देखो ये दोनों किरणें कैसी हैं, अपसारी किरणें हैं। तो अपसारी किरणें आगे कहीं मिलेंगी नहीं, तो इनको पीछे की तरफ हम जब मिलाएंगे, तो पीछे की तरफ मिलाओगे तो ये मिल जाएगी यहां पर। कहां मिलेगी, यहां पर। यानी कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो लिख लो, इसमें छवि कहां बननी है, छवि F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, F1 और O के बीच में।
F1 और प्रकाश बीच के बीच में कैसी बनेगी? आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। वस्तु से कैसी बनेगी? वस्तु से छोटी होगी, वस्तु से छोटी। इसको उतार लो, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना क्या नाम है, अब हम देखते हैं लेंस का सूत्र। इसको उतार लो। चलिए हम देखते हैं अपना लेंस सूत्र। हमारे पास लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र में आप देखोगे तो लेंस सूत्र में आपको मिलेगा कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमारे पास जो दर्पण होता है, दर्पण सूत्र में वहां पर होता है प्लस, यहाँ क्या होता है? माइनस। ठीक, इसमें f क्या होता है? फोकस दूरी। सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? वही के वही होती हैं जैसे आपके उसके अंदर होती हैं। ये फोकस दूरी है, v आपका क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। v आपका क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। और u आपका क्या है? वस्तु दूरी है। इसमें जो हम दूरियां लेते हैं वो कहां से लेते हैं? सारी की सारी, ये सारी दूरियां हम प्रकाशिक केंद्र से दूरी लेते हैं। कहां से लेते हैं? प्रकाशिक केंद्र से। और दर्पण में कहां से लेते हैं हम लोग? ध्रुव से लेते हैं। दर्पण में ध्रुव से लेते हैं और इसमें सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ली जाती हैं। सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ली जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से ली जाती हैं। ठीक, अगला है हमारे पास आवर्धन। अगला क्या है हमारे पास? आवर्धन। आओ अगला देखो, आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं। किससे? m से सूचित करते हैं। और आवर्धन जो होता है वो परिभाषित होता है किससे? आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई या छवि की ऊंचाई, छवि का आकार कह दो या छवि की ऊंचाई कह दो, जो बोलना है वो बोल दो। छवि की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, छवि की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक, इसी को हम गणित में बोलते हैं HI बटे HO, और उसमें हम बताते हैं V बटे U। क्या बोलते हैं? V बटे U। क्या आवर्धन की कोई इकाई होती है? आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि ये अनुपात होता है आपके छवि और वस्तु की ऊंचाई का। तो अनुपात का क्या, इकाई कट जाती है, इसलिए इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। ठीक, अब हेडिंग डालो खास बात। हेडिंग क्या डालो? खास बात। खास बात में देखो, खास बातें, खास बातें, खास बातों में आपको मिलेगा पहली खास बात। पहली खास बात यह है कि अगर आप देखो किसका? उत्तल, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का अगर आप U देखो, F देखो और V देखो, जो उत्तल लेंस है U तो हमेशा सबका क्या रहता है? U हमेशा सबका कैसा मिलेगा? ऋणात्मक मिलेगा। कैसा मिलेगा? ऋणात्मक। F जो मिलेगा उत्तल का वो मिलेगा धनात्मक। कैसा मिलेगा? धनात्मक। इसमें जो आपका क्या है, मुख्य फोकस है वो इधर की तरफ होता है और आपके केंद्र क्या नाम है, प्रकाशिक केंद्र से इस दर की तरफ है, इसलिए F कैसा मिलेगा? धनात्मक। जो V मिलेगा, 5 केस में आपने देख रहे थे कि V इधर बन रहा था, बस छठे केस में V इधर बन रहा था। तो जब आपका प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब इधर बन रहा है सारे के सारे, तो प्रकाशिक केंद्र से इधर की तरफ है, तो यानी कि V सारे केस में क्या बनेगा? क्या नाम है, पॉजिटिव बनेगा या फिर धनात्मक बनेगा। पॉजिटिव इन 5 केस। कितना? 5 केस। सिर्फ ऋणात्मक बनेगा 1 केस में, और वो कब होगा? जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु आपके F1 और O के बीच में हो। जब वस्तु F1 और O के बीच में हो तब जाके आपकी वस्तु कहां बनती, क्या बनती है, सॉरी प्रतिबिंब कहां बनेगा? ऋणात्मक होगा, वो भी इधर की तरफ होगा। तो इसीलिए सिर्फ 1 केस है जिसमें आपका प्रतिबिंब क्या होगा? ऋणात्मक। बाकी 5 केस में आपका प्रतिबिंब कैसा होगा? धनात्मक होगा। कोई तकलीफ? पक्का। नेक्स्ट है हमारे पास उत्तल। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नहीं उत्तल तो हो गया, अब अगला है हमारे पास अवतल। दूसरा क्या है खास बातों में है हमारे पास? अवतल लेंस। अवतल लेंस देखोगे तो इसमें भी U, F और V, U, F और V। देखो U तो कैसा रहेगा? ऋणात्मक ही रहना है। U कैसा रहना है? ऋणात्मक ही रहना है।
इसमें f क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसमें अगर आप f देखोगे तो f आपको इधर की तरफ मिलेगा। f आपको कहाँ मिलेगा, इधर की तरफ मिलेगा, जो कि प्रकाशिक केंद्र से इधर की तरफ है, इसलिए क्या होगा, ऋणात्मक। और v भी कैसा होगा, ऋणात्मक हमेशा। क्या लिख लो, हमेशा। ये तीनों में क्या लिख लो, हमेशा। ऐसे ही ये भी क्या होगा, हमेशा होगा। ये भी क्या होगा, हमेशा। लेकिन ये हमेशा नहीं है, इसलिए इसमें लिखना है, कोई फायदा नहीं। ठीक। खास बात नंबर 3 देखो। खास बात नंबर 3 में यह है कि आवर्धन की बात कर रहे हैं। आवर्धन अगर आपका धनात्मक है, आवर्धन अगर आपका ऋणात्मक है। अगर आवर्धन धनात्मक है, इसका मतलब आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। और अगर सॉरी नहीं, आभासी नहीं, ये उल्टा लिख दिया। अगर क्या है, धनात्मक है, तो ये बनेगा आभासी तथा उल्टा। कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा। क्या बोले जा रहा हूं मैं भी भाई, आभासी तथा सीधा। और अगर ऋणात्मक है तो ये बनेगा क्या नाम है, वास्तविक तथा, हाँ, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। कोई तकलीफ, ये उतार लो। और अब डालो हेडिंग खास बात नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 में भी कि 4 में आपके पास जो दर्पण क्या नाम है, जो लेंस सूत्र है वो है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को, अगर आप पूरे इस इक्वेशन को क्या कर दो, v से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, v से। या फिर आप किससे गुणा कर दो, u से गुणा कर दो। जब आप v से गुणा करोगे तो ये बनेगा आपका क्या, ये बनेगा आपका v/f बराबर v/v माइनस v/u। ऐसी जब इसको u से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, u/f बराबर u/v माइनस u/u। अरे यही बनेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा एक को सॉल्व करके दे रहा हूं। जैसे v/v कट गया, क्या बनेगा, 1। अरे एक बना, ये माइनस में, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये बनेगा v/u बराबर 1 माइनस v/f। जब इसको हल करोगे तो ये मिलेगा f माइनस v/f। और v/u क्या होता है, ये होता है आपका आवर्धन। आवर्धन का आपके पास एक और सूत्र आ गया, और वो क्या मिल गया, f माइनस v/f। अरे मिल गया, तो आवर्धन का एक और सूत्र हो गया। ऐसी जब इसको हल करोगे तो इसको एक और मिलेगा आवर्धन का सूत्र, और वो मिलेगा f और u के टर्म्स में। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, इसको ट्राई करना और इसको निकालना। ठीक है, तो ये हमारी खास बात हो गई आपकी लेंस की। अब हम बात करते हैं अपने लेंस की क्षमता पर। इसको उतार लो। चलिए हम अगला टॉपिक करते हैं। दैट इज हमारे पास है लेंस की क्षमता। इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ अ लेंस। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या बेटा, हाँ। लेंस की क्षमता में देखो कि लेंस की क्षमता क्या बोलता है। लेंस की क्षमता ये बोलता है कि लेंस के पास कितनी काबिलियत है कि अगर लेंस के पास कोई भी किरण आती है तो वो उसको कितना क्या कर दे, अपसरण या अभिसरण कर दे। तो अपसरण और अभिसरण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, लेंस के अपसरण और अभिसरण की क्षमता को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। लिख लो, लेंस के अपसरण अथवा अभिसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। अच्छा, लेंस की क्षमता जो परिभाषित कैसे होती है, ये तो समझने के लिए जो परिभाषित होती है लेंस की क्षमता, इसको हम P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, P से। वो परिभाषित होती है कि लेंस की क्षमता जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, फोकल लंबाई के। व्युत्क्रमानुपाती होती है फोकल लंबाई के, और ये P बराबर 1/f होता है, वो भी मीटर में। तो ये आपके लेंस की क्षमता का क्या हो गया,
सूत्र। अगर यही क्या हो, यही आपके सेंटीमीटर में हो तो ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा एफ, वो भी किस में, सेंटीमीटर में। अरे किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो ये हमारा क्या बन गया, लेंस की क्षमता का सूत्र भी बन गया। तो आप यहां से निकाल सकते हैं और यहां से ये भी आप जान सकते हैं कि जो क्या है आपका लेंस की क्षमता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, फोकल लंबाई के। अगर फोकल लंबाई कम है तो आपकी लेंस की क्षमता अधिक है और फोकल लंबाई ज्यादा है तो लेंस की क्षमता कम है। ठीक, अच्छा ऐसी देखो एसआई इकाई क्या होगी आपके लेंस की क्षमता की, तो जो एसआई इकाई होती है लेंस की वो होती है डायोप्टर। अरे क्या होती है, डायोप्टर, डायोप्टर होती है, डायोप्टर। ठीक है, इसी को हम डी से सूचित करते हैं, कैपिटल डी से सूचित करते हैं, डायोप्टर। ठीक है, मैं डी अंग्रेजी में भी लिख दे रहा हूं, डायोप्टर। ये होती है आपकी लेंस की क्षमता की इकाई। ठीक, इसमें अब एक और चीज देखो, खास बात जानो, फिर से देखो खास बात, देखो खास बात आपको क्या मिलेगा, खास बात आपको ये मिलेगा कि अगर आपको लेंस की क्षमता क्या दे रखी हो, धनात्मक दे रखी हो और ऋणात्मक दे रखी हो, तो अगर लेंस की क्षमता कैसी है, धनात्मक है, तो लेंस की क्षमता धनात्मक का मतलब होता है कौन सा लेंस, अवतल या उत्तल, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। सर कैसे उत्तल लेंस, हमें भी तो बता दीजिए। उत्तल लेंस ऐसे है क्योंकि आपका उत्तल लेंस का फोकल लंबाई धनात्मक होता है, तो 1/f ये भी धनात्मक, तो आपका क्या लेंस की क्षमता भी कैसी आएगी, धनात्मक आएगी। और धनात्मक किसका होगा, उत्तल लेंस का, और ऋणात्मक किसका होगा, अवतल लेंस का। अरे किसका होगा, अवतल लेंस का। ठीक, अब ये हो गई हमारी लेंस की क्षमता। अब अगला हेडिंग है, आप जब एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो एनसीईआरटी के लास्ट वाले पेज में एक बॉक्स में आपको बना के दे रखा है कि जब दो या दो से अधिक लेंस आपस में रखे हुए, बिल्कुल सटे सटे हुए रखे हों, क्या डालो हेडिंग, अगला हेडिंग डालो, जब दो या दो से अधिक लेंस क्या हो, सटे हुए रखे हों, तब कुल क्षमता, तब उस लेंस की, उस कुल क्या नाम है, कुल लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो हेडिंग क्या, या फिर क्या नाम है, इसी को खास बात में डाल दो या हेडिंग से करके डाल दो कि जब दो या दो से अधिक लेंस क्या हो, ऐसे लगे हो, बिल्कुल आपस में सटे सटे हुए लगे हो, तो इनकी हमें क्या निकालनी है, लेंस की क्षमता निकालनी है और कुल फोकल लंबाई निकालनी है। तो मान लो इसकी फोकल लंबाई कितनी है, f1, इसकी फोकल लंबाई कितनी मान लो, f2, इसकी मान लो f3, और इसकी मान लो f4, और इसकी मान लो f5। तो हमारे पास 5 लेंस हैं इसमें टोटल। तो इसमें जो कुल फोकल लंबाई आती है, इसमें जो आपकी कुल फोकल लंबाई आती है वो आती है 1/f नेट बराबर, f नेट बोले तो कुल फोकल लंबाई, ये हो जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 प्लस 1/f5। अगर 5 है तो 5 ले लो, अगर अनंत है तो आगे डॉट 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 करते क्या ले लो, अनंत तक ले लो। उन सब का क्या कर दो, व्युत्क्रमानुपाती क्या कर दो, योग कर दो, तो आपको मिल जाएगा कुल फोकल लंबाई। अब हमें क्या निकालना है, कुल क्षमता निकालनी है। तो कुल क्षमता कैसे निकलेगा, 1/f नेट या f कुल, ये बनेगा क्षमता कुल, या p नेट या p कुल बनेगा, ये हो जाएगा 1/f1 बनेगा p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना लेना है उतना ले लो। अरे कोई दिक्कत, अरे बोलो। इसी का एक स्पेशल केस है, इसी का एक स्पेशल केस है, और वो क्या है, स्पेशल केस ये बोलता है कि जब दो लेंस क्या हो, किसी दूरी पर स्थित हो, जब कोई दो लेंस कैसे हो, किसी दूरी पर स्थित हो, तब हम क्या, उसकी कुल फोकल लंबाई और कुल क्षमता क्या होगी। जब मान लो d दूरी पर स्थित हो तो इसकी क्या मान लो, फोकल लंबाई f1, इसकी फोकल लंबाई क्या मान लो, f2। तो इसकी हमें अगर कुल फोकल लंबाई और कुल क्षमता निकालना हो तो इसके कॉम्बिनेशन का जो कुल फोकल लंबाई आएगा वो आएगा 1/f कुल, वो बराबर होगा 1/f1 प्लस 1/f2। सर ये तो दोनों तो वही सूत्र बन गया, तो नहीं, थोड़ा सा गैपिंग है ना, तो वो गैपिंग की वजह से कुछ हिस्सा क्या होगा, इसका माइनस होगा, और कितना, जितना दूरी बटे f1 f2, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब इसका हमें क्या निकालना है, कुल क्षमता निकालना है। तो कुल क्षमता सिंपल, वो क्या 1/f नेट बन जाएगा p नेट, यानी कि क्षमता कुल बराबर हो जाएगा p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2, अरे d p1 p2। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट।
अब इसी में खास बात नंबर अगला डालो, खास बात करते हैं अगले की, और इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको उतारो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अभी हमने ये देखा, तो अब इसका हम ना एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं कि आखिर हमारे पास दो लेंस क्या हो, जब दो या दो से अधिक लेंस अगर हमारे पास कैसे सटे हुए रहूं तो हम उसकी कुल क्षमता कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो लेट से एक सवाल है, सवाल ये है कि हमारे पास एक लेंस ये रहा, दूसरा लेंस ये रहा और तीसरा लेंस ये रहा। हम 3 लेंस लेते हैं। इसका अगर आप मान लो 10 सेंटीमीटर है, इसका भी मान लो आप 10 सेंटीमीटर है, और इसका मान लो आप 15 सेंटीमीटर है। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, कुल क्षमता और कुल क्या नहीं निकालना है, कुल फोकल लंबाई। तो सबसे पहले क्षमता निकालने के लिए आपको कुल फोकल लंबाई तो वैसे भी निकालना ही पड़ेगा, तो आओ निकालते हैं। आपको F1 है हमारे पास उत्तल लेंस, तो F1 +10 या -10, अरे बोलो +10। ये आपको F2 मिलेगा, F2 क्या मिलेगा, +10 या -10, -10। F3 आपको क्या मिलेगा, +15, अरे +15 मिलेगा। तो आपको कुल फोकल लंबाई निकालनी है, 1/F नेट बराबर होगा 1/10 प्लस 1/-10। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1/10 प्लस का 1/15। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 1/F नेट क्या बन जाएगा, 1/15। ये तो 1/15 आ गया, और यहां से 1/F नेट ही क्या होता है, क्षमता होती है। तो यानी कि P नेट क्या आ गया, P नेट बना 1/15, और वो भी किस में बना है, सेंटीमीटर में बना है। अरे किस में बना है, सेंटीमीटर में बना है। तो सेंटीमीटर में बना है तो हम ऊपर से क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, और 100 से गुणा करोगे तो ये समथिंग क्या नाम है, 6 समथिंग क्या नाम है, 6 दशमलव कुछ बनेगा, वो भी प्लस का। आई बात सुने। तो ऐसे हम इन सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, ऐसे सवाल आपके एमयू में आ चुके हैं। चलिए हेडिंग डालिए खास बात, और खास बात में क्या है, वो अच्छा सवाल है ये वाला, ये भी पूछा जा चुका है। ये क्या है कि हमारे पास मान लो एक अवतल लेंस है या एक उत्तल लेंस है, जो आप वो कहना दो, अवतल और उत्तल लेंस है, जिसका हमारे पास अपवर्तनांक क्या दे रखा है, NL दे रखा है। क्या दे रखा है, NL। और हमारे पास क्या है, एक माध्यम है, हमारे पास क्या है, एक माध्यम है, और इस माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है NM। ये है माध्यम का अपवर्तनांक, ये क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, और यह है लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक। अब हम क्या कर रहे हैं, इस लेंस को उठा रहे हैं और उठाकर स्थानांतरित कर दे रहे हैं इस माध्यम में, स्थानांतरित कर रहे हैं अगर माध्यम के अंदर। तो गौर से देखो, ऐसा हो सकता है कि लेंस का अपवर्तनांक क्या हो, अधिक हो माध्यम के अपवर्तनांक से। तो हम देख रहे हैं कि क्या लेंस को किसी दूसरे माध्यम में डालने पर क्या उस लेंस की प्रकृति में कोई बदलाव आ रहा है या नहीं, हम केवल ये देखना चाह रहे हैं। तो पहला केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या बोला है कि अगर लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो, किससे, माध्यम के अपवर्तनांक से, अगर ऐसा है तो लेंस की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आएगा। अरे लेंस की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेंस की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर क्या हो जाए, केस नंबर 2, लेंस का अपवर्तनांक क्या हो जाए, कम हो जाए, लेंस का अपवर्तनांक क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे, माध्यम के अपवर्तनांक से। अगर ऐसा हो जाए तब आपकी लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, लेंस की प्रकृति उल्टी हो जाएगी। अरे क्या हो जाएगी, लेंस की प्रकृति उल्टी हो जाएगी। यहां उल्टी होने का मतलब क्या है, उल्टी होने का मतलब है कि जो आपका अभिसारी क्या है, जो आपका अभिसारी होगा वो अपसरण करने लग जाएगा, और जो अपसारी होगा वो अभिसरण करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, उल्टा। यानी कि उत्तल लेंस किसकी तरह काम करेगा, उत्तल लेंस किसकी तरह काम करेगा, उत्तल लेंस करता है अभिसरण, तो उत्तल लेंस यहां पर क्या करना कर देगा शुरू, क्या नाम, अपसरण करना शुरू कर देगा। यानी कि उत्तल लेंस बिल्कुल किसकी तरह काम करेगा, अवतल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, उत्तल लेंस अवतल की तरह काम करेगा, अवतल की तरह काम करेगा, अवतल की तरह काम करेगा। गेट खोल दो।
और आपका जो अवतल लेंस है, जो आपका अवतल लेंस है वो किसकी तरह काम करेगा? आपका अवतल लेंस ये आपके बिल्कुल उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। अरे किसकी तरह काम करेगा? उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। यानी कि प्रकृति क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। प्रकृति क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। ठीक। अच्छा, तीसरा केस कि जब दोनों का अपवर्तनांक क्या हो जाए? समान हो जाए। दोनों का अपवर्तनांक क्या हो जाए? समान। यानी कि केस नंबर 3, जब आपका अपवर्तनांक क्या हो जाए? लेंस का बराबर हो जाए माध्यम से, तब इस केस में क्या होगा? तब इस केस में आपको मिलेगा कि ये जो लेंस है वो बिल्कुल आपको ना ग्लास के कांच की तरह काम करेगा। किसकी तरह? कांच की तरह, प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा। यानी कि इसी को बोलते हैं समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह? समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा, व्यवहार करेगा। अरे कोई तकलीफ? चलो, ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे? कुछ सवाल करेंगे और इस चैप्टर को क्या कर देंगे? मतलब चैप्टर तो वैसे ही एंड हो चुका है, हम अगले लेक्चर में सवाल करेंगे और फिर हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।